to focus on promoting good governance and political economic stability, and we must rise to the expectation. आसिफ अली जरदारी ने कोई मुस्बत बात नहीं की, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, बस सिवा करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम करने के अलावा इनका और कोई अचीवमेंट है ही नहीं। इस इंस्टॉल्ड हुकूमत को कंडेम करते हैं। नून लीग से परवेज खटक साहब का ताल्लुक नहीं है। बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उसका असर क्या होता है? तो आपस की लड़ाई होगी, जो रास असर है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपस में इनकी फैसलों के ऊपर हर एक चीज के ऊपर खिलाफात होंगे, एक दूसरे की नीचा दिखाने के लिए एक किरदार होगा। तो मेरे ख्याल में ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है। बस अब इनकी यही ख्वाहिश है, जिस तरह इनकी जमात में लड़ाइयाँ होती हैं, बाकी जगह भी उसी तरह लड़ाइयाँ होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उसके एक ही वजीर है, उनका नाम मोहसिन नकवी साहब है, खटक बने हैं, वो अमूरे दाखिला के हैं। यकीनन वजीर आजम बहुत सारे और अमूर हैं दाखिली, उन पर उनकी ड्यूटी लगाएंगे। इसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ इस्लामाबाद की तरफ आ सकते। पार्टी की ख्वाहिश है कि हमारे साथ रहे, लेकिन हमारी ये कभी जरूरत नहीं रही जिसके बगैर हम पहले भी एहतजाज करते थे। हर एक का फर्ज है तो आइन के लिए खड़ा हो, बुनियादी हुकूक के लिए खड़ा हो, वो JUI हो या कोई और। हमने बिल्कुल दावत दी है, हमने हाथ बढ़ाया है, हमने कहा आइए हमारे साथ चलिए, लेकिन कोई हम पे एहसान नहीं करेगा। हमने अली अमीन के हवाले से कोई डिमांड नहीं रखी थी, मगर बावजूद इसके जो है वो उनको कोई पता नहीं खदशा है या खतरा है या किसी के और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो वो उन्होंने मौलाना के बारे में इस तरह से बातें की हैं और बिल्कुल गलत किया है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे। कुछ देर पहले ही पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, नया साल पार्लियामेंट का जो है वो शुरू हुआ और उसी के लिए आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया। खिताब में उन्होंने क्या कहा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपोजिशन ने तकरीर के दौरान बहुत शोर शराबा किया, नारे लगाए और मुश्किल से ही कुछ लफ्ज़ जो थे वो सदर की तकरीर के सुनाई दिए। जो तकरीर का ये मौका था उस पर वज़रा जो थे सूबों के वज़ीर आला, उसके साथ गवर्नर्स, अफवाज जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनके ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे। मगर क्या कहा या क्या नहीं कहा गया ये बहुत मुश्किल से सुना गया। बट एक अहम चीज़ जो ऑब्वियसली सबने नोट की वो ये थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो सिंध से नहरों का मामला है, जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए नहरें निकाली जा रही हैं, उस हवाले से भी बात किया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के सदर हैं, ये उनका आईनी फ़र्ज़ है, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी भी मगर साथ में वो है, और इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी ये भी बनती है कि वो ऐवान और हुकूमत को ख़बरदार करें कि कुछ यकतरफ़ा पॉलिसीज़ जो हैं वो वफाक के ऊपर शदीद दबाव का सबब बन रही हैं। ये ऑब्वियसली वो नहरों का ही जिक्र कर रहे थे और उन्होंने फिर हुकूमत को इस फैसले को तर्क करने का भी कहा और कहा कि ऐसे इक़दामात पर ज़रूरी है कि सूबों को आप इत्मीनान में लें। क्या रिएक्शन आता है हुकूमत का इस इशू पे, आता भी है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जितनी मरतबा सिंध से ये आवाज़ उठी है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से डायरेक्टली ना भी उठी हो, तो हुकूमत का रवैया यही रहा है कि उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। एहतजाज हुआ, इसके साथ साथ सेनेट में भी पिछले दिनों में हमने बहुत एक्साइटमेंट देखी, क्योंकि और अब्बास बप्पी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है उनको उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया। सेनेट में किसी को मालूम नहीं था। आज़म नज़ीर तारड़ साहब से भी इस बात का पूछा गया, एहतजाज किया अपोजिशन ने। उसके बाद दिलचस्प बात ये हुई कि सेनेट की तरफ से प्रोटेक्शन ऑर्डर्स तो 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स के गए, मगर सिर्फ अब्बास बप्पी साहब को वहाँ प्रोड्यूस किया गया। एजाज चौधरी साहब जिनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पहले भी इशू किए गए हैं, उनको वहाँ पेश नहीं किया गया। और हम बात करेंगे आखिर में जो कैबिनेट एक्सपेंशन तो हुई उस पर तो जिक्र हमने कर लिया, तजिया भी किया, जहाँ तनकीद हुई हुकूमत ने उसकी जस्टिफिकेशन दी। मगर जब ये पोर्टफोलियोज डिसाइड हुए हैं जो अनाउंस हुए हैं पिछले हफ्ते ही, तो उसके ऊपर फिर एक दफ़े फिर से ये गुफ्तगू शुरू हो गई है। ख़ास तौर पे जो परवेज़ खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकले, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर उन्होंने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब न सिर्फ वो काबीना में एडवाइज़र बन गए, बट उनको वज़ीर दाखिला में एडवाइज़र लगाया गया है।
इन सब इश्यूज पे बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद है मेहरबान शी साहिबा, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल खान साहब ने, तर्जुमान वजीर आजम पाकिस्तान। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी मेहरबानो साहबा, आप अगर इजाज़त दें तो मैं राना साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। राना साहब, बहुत अहम आज तकरीर की सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने। उन्होंने जो नहरों का इशू है उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है एक दफ़े फिर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर पे मौक़िफ़ है कि आपकी एक तरफा पॉलिसीज़ होती हैं सर, आप लोग सबको साथ लेके चलते नहीं। ये अहम बात कि आज उन्होंने ये बात की जब वो तकरीर कर रहे थे सदर पाकिस्तान के तौर पर और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को एड्रेस कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी बिलावल साहब की मुलाकात आज है प्राइम मिनिस्टर से। इस मौके पे भी ये चीज़ डिस्कस होएगी। उसके अलावा भी पीपल्स पार्टी के साथ जब मुख्तलिफ मौक़ों पे एंगेजमेंट होती है तो इस मामले के ऊपर गुफ्तगू होती रही है। देखें, इसके ऊपर 2-3 बुनियादी बातें हैं कि किसी भी सूबे का हक तलफी नहीं होगी, और देखें ये एक डेटा बेस्ड डिबेट होनी चाहिए जो हो रही नहीं होगी ना। किसी सूबे का हक नहीं मारा जा रहा, किसी सूबे का शेयर कम नहीं किया जा रहा। तो अगर सूबे के अंदर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है तो वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर डिस्कशन की जा सकती है। बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, समुंदर में वापस जाता है, उस पानी की बेहतर ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जा सकती है। तो ये एक टेक्निकल डिबेट है रादर देन अ सियासी डिबेट। सूबों की बुनियादी जो मैंने बात आपको कह दी कि किसी सूबे का शेयर जो फॉर्मूला तय है उसके मुताबिक ही इरसा के अंदर जो है वो मिलेगा। किसी सूबे का पानी ना कम होने जा रहा है ना ज्यादा होने जा रहा है। तो अब रीडिस्ट्रीब्यूशन विद इन प्रोविंस कैसे होगी उसके ऊपर बातचीत गुफ्तगू होनी चाहिए, पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए, कमेटीज में भी होनी। पहले गुफ्तगू हो जाती तो बेहतर नहीं था? जैसे आप कह रहे हैं कि अगर अब ये सारा कुछ डिटरमिन होना है, सारे फैसले होने हैं, तो फिर कनाल अनाउंस करने से पहले अगर गुफ्तगू हो जाती तो बेहतर होता। देखिए, पहले भी गुफ्तगू हुई है और एतराजात कुछ जरा अब आए हैं, तो अभी ये मजीद इस पे गुफ्तगू हो जाएगी सारी जमातों से। ये जो है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है उसका ये हिस्सा था, और उसके अंदर ये आज तो इसकी अनाउंसमेंट नहीं, बड़े अरसे से हुई है। तो इसके अंदर जो है देखिए टेक्निकल डिबेट इस पे है, आपने कैसे पानी को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। पाकिस्तान में वैसे भी जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, उससे 80-90% पानी जो है वो जहाँ जिद्दत है वहाँ सेविंग है पानी की। तो ये सारी चीजें जो है ऐसा नहीं कि, तो ये मेरे ख्याल से जब टेक्निकल डिबेट होगी तो ये मामला जो है काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सही। मेहरबानो साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बहुत शोर डाला पार्लियामेंट में। सदर साहब की तकरीर का एक लफ्ज हम सुन ना पाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहिबा, बहुत तनकीद की उन्होंने आपकी कि आपका गैर संजीदा रवैया है, आप लोग ऑपोजिशन आपको करनी नहीं आती। 3 थिंग्स आरफा। सबसे पहले तो मैंने कुछ सुने अल्फाज उनके, मैं दोहरा देती हूँ क्योंकि शायद लोग नहीं सुन पाए होंगे। मगर उन्होंने बात की कि पाकिस्तान की आवाम ने अपनी उम्मीदें जो हैं वो इस पार्लियामान से लगाई हैं, एंड वी मस्ट राइज टू द ओकेजन। फिर दूसरी उन्होंने बात की कि हम आवाम में रूल ऑफ लॉ में जो कॉन्फिडेंस है उसको रिस्टोर करें। फिर उन्होंने बात की कि यूनिटी और कंसेंसस की ज़रूरत है हमारे मुल्क को। तो बड़ी अच्छी बातें थी ये, मगर अवाम ने जिस पार्लियामान से उम्मीदें लगाई थी, जिन लोगों को उन्होंने मुंतखब किया था पार्लियामान में अपनी नुमाइंदगी करने के लिए, वो लोग तो वो पार्लियामान में देखते नहीं। तो कौन सी पार्लियामान से उम्मीदें लगाई हैं शायद जरदारी साहब को ये मालूम नहीं, क्योंकि इस वक्त जो शक्ल पार्लियामान की है, इस पार्लियामान से किसी की उम्मीद नहीं, क्योंकि ये पार्लियामान ही जालसाजी के तहत आई है वजूद में। उसके बाद उन्होंने जो रूल ऑफ लॉ की बात की कि हम कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना चाहते हैं। जी सर, पहले कॉन्फिडेंस से रिस्टोर करने से पहले आप रूल ऑफ लॉ को रिस्टोर कीजिए। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ क्या, यहाँ पे तो कानून ही नहीं है। कानून आइन दोनों चीजें मुअत्तल है। आपकी जुडिशरी जो है, आपके जो अदालती निज़ाम है, वो माफ करिएगा, बट सवाल ये है कि आप लोग पार्लियामेंट में बैठ के अगर शोर शराबा करते रहेंगे तो आप लोग भी तो इफेक्टिव ऑपोजिशन का किरदार नहीं अदा कर रहे ना।
व्हाट आर यू डूइंग टू मेक इट मोर इफेक्टिव, या रूल ऑफ लॉ, या पार्लियामेंट को आप फाल करने में क्या कर रहे हैं? आप लोग भी वहां वक्त जाया करें। पार्लियामेंट को फाल करने में पहले पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दुरुस्त होनी चाहिए उन लोगों की जिनको मुंतखब किया गया। उसमें हमें देखना होगा कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसमें क्या चल रहा है। आपका साल हो गया है, 180 दिन के अंदर फैसले होने होते हैं, मगर ट्राइब्यूनल वही हैं जो लटके हुए हैं। वहाँ पे या जजेस तब्दील किए जाते हैं या फिर तारीख पर तारीख चलती है, अभी तक कोई फैसले नहीं हुए। तो ये जो सारा इस वक्त निज़ाम है ये इस वक्त एड हॉक तरीके से चल रहा है। रोज बरोज फैसले होते हैं जिसमें कोई गुफ्तगू नहीं होती। इसी कनाल इशू पे आ जाते हैं, जो राणा साहब कह रहे थे कि गुफ्तगू होएगी। जो सबसे पहले तो एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसकी आज भी वो तलबगार हैं जितने भी सूबे हैं, खासतौर पे सिंध जो कह रहा है उसकी मीटिंग बुलाए, वो बुलाई नहीं जा रही। सबसे पहले तो उसकी मीटिंग होनी चाहिए थी, उसके ऊपर अप्रूवल आनी चाहिए थी इस कनाल प्रोजेक्ट की, और फिर उसके बाद पे फैसला होना चाहिए था। मगर लगता ये है कि हर फैसले से पहले जो है गुफ्तगू बाद में होती है, क्योंकि हुकूमत जो है वो बाइख्तियार नहीं बेबस ज्यादा लगती है। उनको जो अहकामात दिए जाते हैं उस पे वो अमल दरामद करते हैं। और आखिरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, सदर पाकिस्तान ने आज पार्लियामान से खिताब जरूर किया, मगर यहाँ पर ये बात करनी जरूरी होगी कि हमें याद होना चाहिए है ये जो सदर पाकिस्तान है इनका जो इलेक्शन है वो एक नामुकम्मल पार्लियामान ने किया है, जिसके अंदर बिल्कुल ठीक, माफ करिएगा मेहरबानो साहब, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक और हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मेहरबानो कुरैशी साहिबा से और राना एहसान अफजल खान साहब से। जी राना साहब, एक तरफ तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो आपको मतलब कि हम कह सकते हैं कि वार्निंग सी दी है हल्की फुल्की, पर दूसरी तरफ सर बड़ी तनकीद हो रही है आपकी जो काबीना में पोर्टफोलियोज दिए गए हैं। सर परवेज खटक साहब को पहले आप लोगों ने शामिल कर लिया काबीना में, अब आपने उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री का एडवाइजर बना दिया। ये क्या सर, इंटीरियर मिनिस्ट्री में ये जो सारे आप अपने हम क्या कह सकते हैं इत्तेहादी बनाते हैं, उन सबको इंटीरियर मिनिस्ट्री में ही क्यों डालते हैं? पहले आपने मोहसिन नकवी साहब को वहां शामिल किया, अब आपने परवेज खटक साहब को भी उधर ही भेज दिया। देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर का जो है वो प्रेरोगेटिव है कि किसको किधर रखना है। लेकिन देखें, फेडरल मिनिस्टर मेन मिनिस्टर होता है किसी भी वजारत का, और सिग्नेटरी जो है वो फेडरल मिनिस्टर ही होता है। खटक साहब एडवाइजरी रोल में आए, KPK के जो हालात हैं वहाँ से वैसे भी अली अमीन गंडापुर बड़ा वो इस चीज़ का इजहार करते रहे कि हमने डायरेक्ट हमें होने दें अफगान तालिबान के साथ। तो अच्छा है कि KPK से एक इनपुट जो है इंटीरियर के मामला जो हैं उसके अंदर आएगी। जो फैसला साज है, कह रहे हैं कि आपके जो अपने लोग हैं KP से वो ये इनपुट नहीं दे सकते। अमीर मुकाम साहब इज नॉट केपेबल ऑफ इट। इसके लिए आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक डिसिडेंट मेंबर लाना पड़ा। वो अमीर मुकाम साहब से या इख्तियार वली साहब से ज्यादा कॉम्पिटेंट है। नहीं, देखिए वो चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका इनपुट एक बेहतर इनपुट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों पहले ही ऑक्यूपाइड हैं। इख्तियार वली साहब को भी रोल मिल चुका है और अमीर मुकाम साहब को भी रोल मिल चुका है, तो वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव था कि उन्होंने एक एडवाइजरी रोल के अंदर जो है वो परवेज खटक साहब को इंटीरियर में एंगेज किया। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। PM जो है वो उन्होंने अपने खिलाड़ी, बात है ये PM साहब का फैसला था। देखिए, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का साइन ऑफ ही था तो ये मुमकिन हुआ। आप ये जरूर पूछ सकती हैं 6 महीने बाद कि उन्होंने कितनी अच्छी एडवाइस दी या वो कितना अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, या उनके आने से कोई बेहतरी आई है या नहीं आई। आप इसके ऊपर जरूर तनकीद कर सकती हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वाबस्ता रहने वाले परवेज खटक साहब वाहिद तो नहीं है जो काबीना का हिस्सा बने हैं। और कौन बने जी? सर ये एक वो मुबारक ज़ेब साहब हैं, उनको भी शायद गालबन आपने बनाया है, उनका भी शायद ताल्लुक था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। खिच्ची साहब भी नहीं? बिल्कुल। तो ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, देयर इज नथिंग मोर टू इट कि वो अपनी टीम के कौन से प्लेयर्स को कहां प्लेस करना चाहते हैं।
और उसमें आपको अगर अपोजिशन जमातों के भी लोग शामिल करना पड़ते हैं तो दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ उनकी कोई एक्सपर्टीज है। देखिए बिल्कुल इसमें और देयर इज नथिंग। ठीक है, मेहरबानो साहिबा, परवेज खटक साहब अगर इंटीरियर में आ गए जैसे कह रहे हैं कि राना साहब, तो ये तो पैगाम है खैबर पख्तूनख्वा के लिए कि आप लोगों के लिए अब मसले बढ़ने लगे हैं। बार बार अब तो ये भी बात हो रही है गंडापुर साहब से, वैसे इमरान खान साहब भी सुने खुश नहीं है, फिर हो रहा है कोई जिक्र हो रहा है कि शायद आप लोगों की तो हुकूमत ही वहां चली जाए, इसीलिए शायद परवेज खटक साहब को लाया गया। और मुझे हंसी आ रही है क्योंकि राना साहब बात करते रहते हैं कि इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर का है, तो इस्तेहकाक जरूर होगा पीएम का, मगर ख्वाहिश और हुक्म किसी और का है। खटक साहब को लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको जरूरत थी, तो किसका हुक्म मेहरबानो साहिबा? उनके ये जहां से हुक्म, जहां इनको आते हैं, जहां से हुक्म आते हैं, बहुत ऊंची जगह है जी, हमारी तो तक ही नहीं पड़ती वहां तक। अच्छा, इन्हीं की पहुंच है। हाँ, तो खटक साहब जो हैं वो देखिए केपी की आवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया, उन्हें इलेक्शंस, उन्होंने एक पार्टी बनाई बाकायदा, वो पूरी पार्टी उनकी रिजेक्ट हुई, तो वो उनके नजरिए से, उनकी सियासत से केपी के जो लोग हैं वो मुतासिर नहीं हैं, वो इत्तेफाक नहीं करते, मगर फिर भी उनको लाया गया है। कहते हैं कि वो केपी के क्योंकि सीएम रह चुके हैं तो शायद वो बेहतर एडवाइस दे सकें, विच अगेन आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। केपी के वो सीएम रह चुके, उसके बाद वो इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके पीटीआई के, और ये वही दौर है कि जिसमें ये लोग कहते हैं पीटीआई के इस दौर में डिफेंस, और वही दौर है जिसमें ये कहते हैं कि जो दहशतगर्दी है वो बहुत ऊंची सतह पे गई, हालांकि वो हकायक से बरअक्स है। अगर आप मेहरबानो साहबा, ये वेरी क्विकली वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये बताइए आप लोगों के लिए घबराने की बात है कि नहीं? जी, चले हुए कारतूस से कौन घबराता है? परवेज खटक साहब को आप चला हुआ कारतूस कह रही हैं? तो यही है ना, अब जमात बनाई, फेल हुए, अपनी सीट नहीं जीत सके, एक जमाने में सूबे के सीएम हुआ करते थे मगर एक सीट नहीं निकाल पाए, तो उनको चला हुआ कारतूस नहीं तो और क्या कहेंगे। और वही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन पे। स्टे विद अस। अफगानिस्तान के उलमा का फतवा है, पाकिस्तान के उलमा का फतवा है, क्यों धोखा देते हो अपने आप को कि जैसे तुम कोई जिहाद लड़ रहे हो? कोई जिहाद नहीं लड़ रहे, तुम सफाक हो, तुम कातिल हो, तुम मुजरिम हो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन का। हम इस पर बात करते ही रहते हैं और जब भी कोई वाकया हो या कोई इस हवाले से इत्ला आए तो आज भी सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि 2025 के लिए जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2024 के फिगर्स रिलीज़ किए गए हैं, तो उसमें जो दर्जा बंदी की गई है कि कौन से मुल्क जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं दहशतगर्दी से, उसमें पाकिस्तान तकरीबन 160 से ज़्यादा ममालिक हैं इस लिस्ट में, तो उसमें चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ चुका है पाकिस्तान। ये एक साल में जो नंबर्स चेंज हुए हैं, इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सूरत हाल पिछले साल में ही पाकिस्तान में कितनी बिगड़ी है। हमारे से आगे अगर एक मुल्क है तो वो बुर्किना फासो है, जबकि तीसरे नंबर पर सीरिया का जिक्र है। तो ये जो नंबर्स हैं, ये अदर देन द नंबर्स, तकरीबन हर दूसरे रोज़ हम कोई ना कोई वाक़या इस तरह का सुनते ही हैं। मगर दिलचस्प बात ये कि इस दफ़े जो नंबर सामने आए हैं, इनके अंदर ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो 2024 में टीटीपी नहीं बल्कि बीएलए जो है, जो एक अलहदगी पसंद तंजीम है, उसकी वजह से हुई हैं। इसमें नवंबर 2024 में क्वेटा के रेलवे स्टेशन पे उन्होंने हमला किया था, जिसमें 25 के करीब हलाकतें हुई थीं। पिछले दिनों में भी हमें पता चला खुजदार में वाक़या हुआ कि पूरे वो इलाके को उन्होंने टेक ओवर कर लिया, थाने जला दिए, असला जो था वो उन्होंने ले लिया।
और ये इस तरह के भी वाक़यात पहले हो चुके हैं। इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित खान, माहिर सिक्योरिटी अमूर हैं, सिंगापुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी बासित साहब, वेलकम टू द शो। सर, जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं कि अब हमसे आगे सिर्फ एक और ही मुल्क है जो दहशतगर्दी से जिसके ऊपर ज्यादा असर हो रहा है पाकिस्तान से, विद द सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सर, क्या ये नंबर देख के या ये दर्जाबंदी देख के आप चौंके या यू थिंक कि दिस इज यही होना था? देखिए, जो भी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रैंकिंग्स आ रही हैं, टॉप 10 में तो टॉप 10 जो मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज थी या 10 वर्स्ट इफेक्टेड कंट्रीज कह लें, उसमें तो पाकिस्तान होता था। अब ये इस दफा रैंकिंग में ऊपर चले गए या दूसरे पे आ गए हैं, तो उस हिसाब से तो अलार्मिंग है, लेकिन इस हिसाब से सरप्राइजिंग नहीं है कि टॉप 10 में तो आ ही रहे थे। लेकिन ये जो सेकंड पे रैंकिंग चली गई है, ये कैजुअलिटीज जो है जो ज्यादा है उसकी वजह से, कैजुअलिटी फिगर की वजह से ये नंबर जो है वो उसकी रैंकिंग विद इन टॉप में भी दूसरे पे चली गई है। बिकॉज मैस कैजुअलिटी अटैक हो रहे हैं, जैसे आपने एक एग्जांपल दी, वो जो रेलवे स्टेशन पे सुसाइड अटैक था, उसमें 25 से 26। तो अगर आप पर अटैक कैजुअलिटी देखें, ये जो जितने तवातुर से खुदकुश धमाके हो रहे हैं और बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, आपको याद होगा पिछले साल अगस्त में नवाब अकबर बुगटी की जो डेथ एनिवर्सरी थी, उस पे जो ब्लॉकेड करके एक मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड अटैक था, स्टैंड अलोन खाली उस एक अटैक में 50 से ऊपर हलाकतें थी। अगर मेरी मेमोरी मेरे साथ हो तो 69 to 70 थी। कहने का मकसद यह है कि ये जो ज्यादा हलाकतें हो रही हैं या ये जो मैस कैजुअलिटी अटैक्स हो रहे हैं, इसकी वजह से इजाफा हो गया है किलिंग्स के अंदर, नंबर 1। तो इससे जो दो चीजें निकल के आ रही हैं वो क्लियरली, एक तो यह है कि क्लियरली यहाँ पे टीटीपी भी है, और आपने बीएलए का अपने बयानिए में जिक्र किया, उनकी कैपेबिलिटीज भी और टीटीपी की। एक तो यहाँ पे बलोचिस्तान और केपी के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर रहा है, बड़ा क्लियर, ये वाज़ेह है। नंबर 2 ये है कि ये एक्सपैंड भी कर रहा है, एक्सपैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल स्कोप कर रहा है, जिसके पीछे इन ऑर्गेनाइजेशनल की रीस्ट्रक्चरिंग है, रिफॉर्म्स है, बढ़ती हुई ऑपरेशनल उनकी जो पावर है वो है, और जिस तरीके के असला उनके पास आया है और जिस तरीके की उनको सेंचुरीज अवेलेबल है, जिस तरह से उन्हें खुदकश बम्बार जो है, सुसाइड बॉम्बर्स, वो गुल बहादुर का ग्रुप हो, टीटीपी का हो, आईएसकेपी हो या बीएलए हो, इंक्लूडिंग विमेन, उनके जिस तरीके से ये इतने बड़े तादाद में खुदकश बम्बार मुयस्सर है और जिस तरीके से वो इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है रिक्रूटमेंट भी बढ़ी है। तो आई से इन नटशेल, एक तो कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंड कर रहा है, दूसरा एस्केलेट कर चुका है। बासित साहब, एक यहाँ और जो बात खास तौर पे आपसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बीएलए की कैपेसिटी एक तो बेहतर हुई है टू इन्फ्लिक्ट डैमेज, बट सर ये जो एक नया उन्होंने स्ट्रैटेजी हमें नजर आई है कि वो आते हैं, एक छोटे शहर या इलाके पे कब्जा करते हैं, 2-3 घंटे वो वहां रहते हैं और उसके बाद वो विथड्रॉ कर जाते हैं। दिस इज रिलेटिवली न्यू इस तरह है कि अगर आप बीएलए की क्विक एवोल्यूशन को देखें कि पहले ये ग्रुप हिट एंड रन ऑपरेशन करता था, यानी पावर पाइलॉन्स हो गए, मोबाइल टावर्स हो गए, रेलवे ट्रैक्स हो गए वगैरह वगैरह, उन पे अटैक थी। उसके बाद हमने देखा कि दूसरे स्टेज में इन्होंने चेक पोस्टों के ऊपर और मिलिट्री जो कैंप्स हैं उनके ऊपर आके हमला करना शुरू कर दिया 15-20 की तादाद में। उसके बाद हमने पिछले साल अगस्त 2024 में देखा ये रोड्स के ऊपर आ गए, 60-70 की तादाद में इनको हमने हाईवेज के ऊपर देखा, ब्लॉकेड करते थे, ट्रैफिक रोकते थे, अटैक करते थे, आईडी चेक्स करते थे, स्नैप चेकिंग करते थे। और अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये 100-150 की तादाद में 15-20-30 गाड़ियों में आते हैं, एक फार फ्लंग दूर दराज के छोटे से टाउन में जहां सिक्योरिटी की प्रेजेंस थिन होती है वहां पे आते हैं, 5-10 घंटे के लिए उस इलाके को ऑक्यूपाई करते हैं, उधर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उन्हें हरास करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और पूरा साथ अपना एक इंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा वारफेयर साथ साथ चलाते हैं। तो इनकी ऑब्वियसली कैपेसिटी जो है वो इंप्रूव की है, मैन पावर इतनी है कि आप फार फ्लंग एरिया में आएंगे
उसको 5-6 घंटे के लिए ऑक्यूपाई करेंगे, फिर मेल्ट अवे हो जाते हैं। जो करने की कोशिश वो ये कर रहे हैं कि वो ये 2 मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मैसेज वो ये दे रहे हैं कि हमारी जो इस्तेदाद है, जो सलाहियत है, जो कुव्वत है, वो बढ़ गई है, मैन पावर की भी और हमारी असले की या ऑपरेशनल कुव्वत भी बढ़ी है। दूसरा वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की रिट बलूचिस्तान में वीक हो रही है और वो जो ब्रीफली ऑक्यूपाई करते हैं उससे ये मैसेज देने की कोशिश है। और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं हाईवेज को, उससे भी ये बताने की कोशिश है कि बलूचिस्तान के रस्तों के ऊपर जो है वो उस तरीके से कंट्रोल अब सिक्योरिटी का नहीं रहा। तो ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर वो कर रहे हैं और ये इंप्रेशन वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बासित साहब, क्योंकि आप इसको प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का वो कह रहे हैं, तो इससे मुझे ये समझ आता है कि जैसे रियासत के पास भी इसका जो जवाब है वो प्रोपेगेंडा की सूरत में ही होगा, ना कि उनको कोई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है ऑन द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक ऑपरेशंस या इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। नहीं, स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी ना। अब अगर बलूचिस्तान के हाईवेज ब्लॉक हो रहे हैं, पंजाबियों को निकाल के मारा जा रहा है, छोटे छोटे टाउन्स के ऊपर जो है वो कब्जा कर रहे हैं, तो प्रोपेगेंडा को तो काउंटर करना एक बात है, लेकिन प्रोपेगेंडा तब काउंटर होगा जब आप अपने कंट्रोल को रीअसर्ट करेंगे। जब तक कंट्रोल रीअसर्ट नहीं होता उस वक्त तक जो है ये प्रोपेगेंडा खाली प्रोपेगेंडा से नहीं मारा जाएगा। रियासत को अपनी रिट को असर्ट करना पड़ेगा और ये अगस्त से जारी है। तो जब तक यहाँ पे क्लियरली हमें इंटेलिजेंस के ना गैप नजर आते हैं। किस तरह हो सकता है कि इतनी बड़े तादाद में लोग रीग्रुप होके एक जगह पे आ रहे हो, 20-25 की गाड़ियों का काफिला आ रहा है और कोई टिप ऑफ नहीं होता, कोई किसी को बताता नहीं है कि यहाँ पे मूवमेंट है, क्यों फोर्सेस मोबिलाइज नहीं हो सकती। इनके ये वो हार्ड क्वेश्चंस है जिनके जवाब मेरा ख्याल है हमारे सिक्योरिटी के इदारों को देने चाहिए, ना सिर्फ देने चाहिए बल्कि उन गैप्स को फिल करना चाहिए। तो खाली प्रोपेगेंडा से नहीं होगा डेफिनेट। जी हाँ, नहीं, मैं ये पूछ रही थी क्योंकि काफी सारे इनमें से जो वाकयात हैं वो खुजदार में हुए हैं। Is there something significant about खुजदार? नहीं, सिग्निफिकेंट यही है कि फार फ्लंग एरिया है ना, तो वहां पे हर जगह तो देखे बलूचिस्तान थिनली पॉपुलेटेड है, लेकिन पाकिस्तान का जो है वो 44 से 45% है ज्योग्राफिकल लैंड मैस का। तो इतने थिनली पॉपुलेटेड प्रोविंस के अंदर हर जगह आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो डेफिनेटली जो ट्राई करने की ये कोशिश कर रहे हैं ये बलोच सेपरेटिस्ट, वो यही कर रहे हैं कि ये इनकी प्रेजेंस को ओवरस्ट्रेच करें। They want to overstretch the presence of the security forces और वो उनका काम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कॉन्टिन्यूसली ये शो कर सके कि उनका कंट्रोल बढ़ रहा है, रियासत का कंट्रोल जो है वो कमजोर हो रहा है। तो जो भी फ्रेमवर्क है काउंटर इंसर्जेंसी का, उसको अब दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाके रिविजिट करके रिव्यू करने की जरूरत है कि अब जिस किस्म का थ्रेट आ रहा है, हाईवेज के ऊपर आ रहा है, फ्लार फ्लंग जो टाउन्स है उसके ऊपर आ रहा है, और जिस तरह की कैपेसिटी ये लोग शो कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या नंबर्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड होंगी और किस तरीके से उसको फिर काउंटर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।